माउंटिंग डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन का मतलब है हमारा देश कई बार कर्जों के जाल में फंस जाता है, कर्जे में फंस जाता है इतना ज्यादा। कई बार क्या करती है सरकार, बाहर की कंट्री से पैसा उधार लेती है। अब पैसा उधार ले लिया, ठीक है, अब सरकार के पास पैसा ही नहीं है कि उसको लोन को चुकाए। अब पैसा लिया है तो ब्याज के साथ उस लोन को चुकाना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली मेरे पे लगा है, इसका बर्डन मैं किसी और पे नहीं डाल सकती, मुझे ही सरकार को पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये क्या शो करे कि गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने डेली बेसिस के खर्चे उठा सके, क्योंकि यही सिचुएशन है कि खर्चा गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो अपने डेली बेसिस के खर्चों को उठा सके। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, बच्चों आज एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर देख लीजिए आपका कौन सा चल रहा है। चैप्टर है मेरे बच्चे आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर है। फटाफट से देख लेते हैं मेरे बच्चे इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे भाई गवर्नमेंट बजट होता क्या है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है ना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझेंगे। फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के, कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिसमें हम गवर्नमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों हम करने वाले हैं। बजट डेफिसिट का टॉपिक करने वाले हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मेरे बच्चे बैलेंस बजट क्या होता है, अनबैलेंस बजट क्या होता है, लास्ट में हम समझेंगे पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले बताइए गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट देखो मेरे बच्चे, अगर आप देखो गवर्नमेंट बजट, बजट क्या होता है। बजट तो वर्ड आपने सुना होगा। देखो भाई, हर घर का भी एक बजट होता है, मेरा भी एक बजट है, हर कोई एक इंसान जो है अपना बजट बनाता है। एक फैमिली का भी एक बजट होता है ना कि इस महीने में हम कितना खर्चा करेंगे, इस साल में हम कितना खर्चा करेंगे, यही होता है ना बजट। सिंपल सी बात है। तो भाई अब देश चलाना है सरकार को, तो सरकार भी क्या बनाती है, बजट बनाती है कि कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आएगा, है ना, कहाँ कहाँ देश में वो खर्चा करेगी ताकि देश में ग्रोथ ला सके, ताकि देश में डेवलपमेंट ला सके। तो यही होता है मेरे बच्चे गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है, ये एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है। एस्टिमेटेड क्यों बोला गया, ये एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब है कि अगर मान लो सरकार ने एक बजट बनाया कि एक साल के अंदर सरकार जो है 100 करोड़ पे खर्चेगी। अब 100 करोड़ का मतलब ये नहीं कि 100 करोड़ डेडलाइन है, 2-4 करोड़ ऊपर भी हो सकता है, 2-4 करोड़ नीचे भी हो सकता है, मतलब ये एस्टिमेटेड है, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। तो ये एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है, गवर्नमेंट के रिसीट्स एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसा आएगा, गवर्नमेंट कहां कहां खर्चेगी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर। तो ये है आपका गवर्नमेंट बजट। आसान भाषा में बताऊं तो ये एस्टिमेटेड स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट एक तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। क्या रिकॉर्ड किया जाता है कि गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसा आएगा, गवर्नमेंट कहां कहां खर्चेगी ताकि देश में ग्रोथ आए, देश में डेवलपमेंट आए, एक साल के अंदर क्या क्या करेगी, कहां कहां से पैसा आएगा, एक साल के अंदर कहां कहां गवर्नमेंट खर्चेगी। सो एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, याद रखना ये आपका एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है एक साल के अंदर। अकाउंटिंग ईयर भी आ सकता है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी वर्ड यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप फिस्कल ईयर भी वर्ड यूज कर सकते हो, एक ही बात है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट का, कि गवर्नमेंट क्यों बजट बनाती है, अपना क्या कारण है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। हर गवर्नमेंट चाहती है, बेसिकली हर देश की गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि उसके देश में क्या जीडीपी बढ़े, देश में ग्रोथ आए, देश में डेवलपमेंट आए। तो एक बजट बनाती है कि भाई वो कहाँ कहाँ खर्चे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे, कितनी रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, ये सब बनाए, फैक्ट्रीज खोले, इंडस्ट्रीज खोले, ताकि देश में जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो, और जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतना ही ज्यादा देश का क्या होगा मेरे बच्चे, जीडीपी बढ़ेगा। तो वही है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, और जितना ज्यादा वो पैसा लगाएगी उतना ज्यादा देश में क्या होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जितना ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ने का मतलब है हमारे देश ग्रो करेगा। नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है सरकार ये भी चाहती है, देखो भाई हमारे देश में अर्बन एरिया तो बहुत डेवलप करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो बैकवर्ड एरियाज है और जो रूरल एरियाज है वो अच्छे से डेवलप नहीं करे। तो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है कि जितना अर्बन एरियाज डेवलप कर रहे हैं, रूरल एरियाज भी डेवलप करे। तो इसके लिए वो एफर्ट्स डालती है, इनिशिएटिव लेती है, गांवों में बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्रीज खुले, ठीक है, वहां की सड़कें बने, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज है वो भी क्या करे, धीरे धीरे हमारे देश की डेवलप करे। बैलेंस का मतलब है कि अगर शहरी इलाका यानी अर्बन एरिया जितना डेवलप है उतना ही हमारा रूरल एरिया भी धीरे धीरे क्या हो, डेवलप हो। तो वो बैलेंस रीजनल ग्रोथ लाना चाहती है दोनों के बीच में, इन अर्बन एंड रूरल एरियाज।
समझ पा रहे हो भाई? है तो फोकस करना चाहती है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री की भाई बैकवर्ड एरियाज भी जो है हमारे देश का वो डेवलप करे। और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या एक्स्टेब्लिश किया? सेज को। सेज क्या? एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है, गवर्नमेंट बोलती है आम जनता या किसी को भी बोलती है कि अगर आप अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया में खोलोगे तो हम आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देंगे। सरकार बोलती है आम जनता, मतलब कोई भी अगर अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री खोल रहा है तो उनको बोलती है कि भाई अगर तुम अपनी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज को किसी बैकवर्ड एरिया में खोलते हो तो हम आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देंगे, जैसे कि बिजली हम आपको बहुत ही कम दाम पे, एक तरह से बहुत ही कम रेट आपके लिए बिजली होगी, ठीक है। टैक्स हम आपके लिए बहुत कम आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स माफ कर दिया जाएगा या बहुत कम आपको पे करना पड़ेगा, या बिजली भी आपकी माफ कर दी जाएगी या बहुत कम आपको बिजली पे करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल हम आपको बहुत सस्ते दाम पे प्रोवाइड कर देंगे, ये सरकार कहती है, ठीक है। सरकार ये क्यों कहती है? ताकि जो लोग हैं वो बैकवर्ड एरियाज में खोले, क्योंकि जितना ज्यादा बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी उतने ज्यादा बैकवर्ड एरियाज हमारा क्या होगा? डेवलप करेगा, वहां के लोगों को काम मिलेगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, है ना। तो बैकवर्ड एरियाज भी धीरे धीरे क्या करने लगा? डेवलप करने लगेगा और एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ आ जाएगी। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब, बैलेंस मतलब होता है इक्वल, बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है कि जितना अर्बन एरियाज हमारे जो शहरी इलाके वो ग्रो कर रहे हैं उतना ही धीरे 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 हमारा रूरल एरियाज यानी बैकवर्ड एरियाज भी धीरे धीरे क्या करने लग जाए? ग्रो करने लग जाए। चल जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारी देश की सरकार अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे कि उनके दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए, जैसे कि प्रॉफिट मोटिव भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी कर सके। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स ले, ऐसे इनिशिएटिव्स ले और ऐसा कुछ करे, ऐसे रिसोर्सेज को अपने यूज करे कि जिससे क्या हो, गवर्नमेंट के दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, यानी प्रॉफिट भी कमा ले और सोशल वेलफेयर यानी समाज का भी भला हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सिगरेट या अल्कोहल के केस में मैं ले लेती हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा सिगरेट होगी आपकी या अल्कोहल होगी, अल्कोहल दारू वगैरह है ना, अल्कोहल होगी, इस पे गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ा रही है। टैक्स बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है? इससे गवर्नमेंट के दोनों फायदे हो पा रहे हैं, दोनों मोटिव पूरी कर पा रही है गवर्नमेंट इससे। कैसे? देखो, अगर टैक्स बढ़ाएगी यानी महंगी हो रही है, अल्कोहल सिगरेट वगैरह महंगी हो रही है, ठीक है। इससे पहला तो एक बेनिफिट ये होगा कि अब महंगी हो रही है तो लोग थोड़ी कम डिमांड करेंगे। अब कम डिमांड करेंगे तो हमारे समाज के लिए अच्छा है, इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। मानते हो? मानते हो? महंगी होगी, टैक्स बढ़ा दिया तो महंगी होगी तो लोग थोड़ी कम डिमांड करेंगे, इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। और दूसरा, अब आपको पता है हैप्चुअल है, लोगों की लत लग गई है, बहुत लोग है महंगी होने के बावजूद नहीं करते डिमांड, कम खरीदेंगे, लत लग गई भाई, आदत हो गई है, ठीक है। अब वो खरीदेंगे, ठीक है, महंगी खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म में ज्यादा पैसा आ रहा है, इससे गवर्नमेंट क्या कमा रही है? प्रॉफिट भी कमा रही है। तो यानी इससे कहते हैं ना, एक से दोनों फायदे हो रहे हैं, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? प्रॉफिट भी कमा रही है। तो वही बात करें, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे कि गवर्नमेंट के दोनों फायदे हो जाए, गवर्नमेंट को दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे कर ले, प्रॉफिट भी कमा ले और समाज का भी क्या हो जाए? भला हो जाए। ठीक है, चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट जो है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है कि हमारे देश की जो सरकार है वो खर्चे कर रही है पब्लिक गुड्स यानी डिफेंस गुड्स पे भी वो खर्चे करे। हमारे देश की सरकार डिफेंस गुड्स यानी जो देश जिससे हम देश को सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे कि बम, बारूद, गन, टैंकर्स, इन पे भी खर्चा करे, डिफेंस गुड्स पे भी खर्चा करे ताकि हमारे देश को सुरक्षित किया जा सके कोई भी टेररिस्ट अटैक से। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब है कि हमारे देश की सरकार जो है इस तरीके से करे कुछ काम कि देश में इक्वेलिटी आ सके। तो भाई हम बात करें, जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो ये है, मेंटेन करना इक्वेलिटी बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, यानी हमारे देश में जो अमीर गरीब का जो फासला बढ़ रहा है, यानी देश में जो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे देश में अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है, जो अमीर गरीब का जो फासला बढ़ रहा है, जो देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी कम करना जो है हमारी देश की सरकार का क्या है? मुद्दा है, हमारे देश की सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है कि देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम हो जाए, तो वो क्या करती है? हाई टैक्स लगाती है अमीरों पे और लो टैक्स लगाती है गरीबों पे। अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाती है, गरीब लोगों पे कम टैक्स लगाती है। सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को ताकि उनको छूट वगैरह, सब्सिडीज उनको छूट वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिजली की या फिर टैक्स में छूट या किसी भी चीज में उनको सब्सिडीज वगैरह, एलपीजी की सब्सिडीज या कोई भी सब्सिडीज उनको प्रोवाइड करती है गरीब लोगों को। नेक्स्ट है फ्री में उनको शिक्षा देती है, फ्री में हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज, फ्री में उनको जो झोपड़पट्टे वाले लोग होते हैं जो सड़कों पे, फुटपाथ पे, उनको एक पक्के मकान देती है।
ये सारी फैसिलिटीज देती है, क्योंकि अमीर तो बहुत अमीर है, जो गरीब है जिनके पास बेसिक जरूरतें भी नहीं है उनको वो प्रोवाइड करती है। एटलीस्ट थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड बढ़े, थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम रिमूव हो सके। एक पीडीएस को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि जो गरीब लोगों को राशन की फैसिलिटीज वगैरह बहुत ही कम दाम पे मिल सके, क्योंकि अमीर तो अफोर्ड कर लेगा लेकिन प्रॉब्लम है गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको ये फैसिलिटीज देती है ताकि उनका थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, एटलीस्ट बेसिक जरूरतें तो वो पूरी कर पाए और देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम क्या हो सके, रिमूव हो सके। और फोकस करती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी भी फोकस करती है, ताकि गरीब लोगों को काम मिले, लेबर को काम मिले, ठीक है, ताकि लोगों को काम मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो गरीबी खत्म होगी, देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम खत्म होगी। देखो अमीर तो बहुत अमीर है, अब देखो सीधी सी बात है, अमीरों के पास बहुत पैसा है, प्रॉब्लम है गरीबों के पास पैसा नहीं, बहुत गरीबी बढ़ रही है हमारे देश में, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी भी फोकस किया है तो गरीबों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी खत्म होगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होगी, कम, क्योंकि धीरे धीरे उनके पास भी क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो पहले इतनी थी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेरे बच्चे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश की सरकार को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए गरीब लोगों को, या नॉर्मली भी देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। उससे होगा क्या, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे इन्वेस्ट करती है इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब कोई भी कंपनीज खोले या कोई रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, हमारे देश में काम मिलेगा। आसान सिंपल सी बात है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को रोजगार दे, काम दे, ठीक है। इसके लिए क्या करे गवर्नमेंट, इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए, सड़कें, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, या फिर फैक्ट्रीज खोले, इंडस्ट्रीज खोले, कंपनियां खोले, जिससे लोगों को काम मिलेगा और देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह भी बनाती है, जैसे एमजी नरेगा, नेशनल रोजगार योजना, ये सब बनाती है ताकि लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारे देश की सरकार कुछ ऐसे कदम लेके आती है, कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे क्या होगा, हमारे देश में स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब है ना ही देश में इन्फ्लेशन अच्छी है, ना ही देश में डिफ्लेशन अच्छी है। सो इन्फ्लेशन के केस में वो क्या करती है और डिफ्लेशन के केस में वो क्या करती है, अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो इन्फ्लेशन में क्या करेगी, देश में क्या आनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, देश में क्या आनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब ना ही इन्फ्लेशन ना ही डिफ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का मतलब है, इन्फ्लेशन का मतलब हर एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, गवर्नमेंट कहती है पैसा ज्यादा है तो भाई अब पैसा क्यों देना। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने खर्चों को क्या कर देगी, कम कर देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, कम कर देगी। और क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगी, ठीक है, टैक्सेस बढ़ा देगी। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट चैप्टर में डिस्कस करे हैं, प्लीज आप एक बार लास्ट चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का एक फिस्कल पॉलिसी मैंने करा है, प्लीज आप एक बार उसको कंसीडर करना, ठीक है। तो ठीक है, टैक्स को बढ़ा देगी। और बताइए, पब्लिक बोरोइंग्स, आम जनता से पैसा ज्यादा उधार लेगी, पब्लिक बोरोइंग्स को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है। आरबीआई से बोरोइंग्स क्या करेगी, कम करेगी। ये सारी चीजें करेगी, क्यों, ताकि देश में मनी की सप्लाई कम हो। मनी की सप्लाई कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो देश में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये सारा टॉपिक मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी में कराया है, प्लीज एक बार जाइएगा और उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। बस वहां पे इन्फ्लेशन की जगह एक्सेस डिमांड था बस। डिफ्लेशन के केस में, डिफ्लेशन का मतलब है हर चीज का दाम गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट कहते पैसा नहीं है तो पैसा दो ना, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चों को बढ़ा देती है ताकि देश में लोगों के पास पैसा ज्यादा है। टैक्सेस को कम कर देती है क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है तो टैक्सेस कम कर देती है। पब्लिक बोरोइंग्स को क्या कर देती है, कम कर देती है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्यों उनसे उधारी ली जाए। आरबीआई से बोरोइंग्स बढ़ा देती है क्योंकि जितना ज्यादा वो आरबीआई से बोरो करेगी उतना ही ज्यादा देश में पैसा आएगा और मनी की सप्लाई देश में बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा देश में मनी की सप्लाई होगी उतना ज्यादा क्या होगा, लोगों की डिमांड, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। देखो दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज डिफ्लेशन। धीरे 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 प्राइस बढ़ेगा तो डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। बट स्टिल मैंने एक बहुत छोटे में आपको करा है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो प्लीज एक बार आप फिस्कल पॉलिसी वाला पॉइंट जरूर कंसीडर करना, वहां पे मैंने बहुत अच्छे समझाया। आप सिंपल इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। एक साथ लिखना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, पब्लिक बोरिंग बढ़ाएगी, आरबीआई से बोरिंग्स कम करेगी, ये सारी चीजें करेगी, जिससे क्या होगा, मनी की सप्लाई मार्केट में कम, लोगों की परचेसिंग पावर कम, लोगों की डिमांड कम, प्राइस कम, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें करेगी ताकि मनी की सप्लाई बढ़े, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़े, लोगों की डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की रिसीट्स क्या होती है, इक्वल। फिस्कल क्या है, फिस्कल का मतलब है जो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रिसीट से रिलेटेड। डिसिप्लिन का मतलब होता है इक्वल, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की रिसीट्स इक्वल है, यानी जितना पैसा है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उतना ही खर्च रही है, वो वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो बेटा एक होती है गवर्नमेंट रिसीट्स, एक होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसीट्स को हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवेन्यू रिसीट्स क्या होता है। रिवेन्यू रिसीट, रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू का मतलब होता है डेली बेसिस पे, यानी ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास डेली बेसिस पे आ रहा है, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास डेली बेसिस पे आता है उसको हम कहते हैं मेरे बच्चे रिवेन्यू रिसीट्स। दो प्रकार की होती है, एक होती है टैक्स रिसीट्स और एक होती है मेरे बच्चे नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स क्या होती है, टैक्स रिसीट्स मतलब इसमें दो, अगर इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहले आपका प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा उतना ज्यादा लोगों पे टैक्स लगाया जाता है, जितना कम लोगों के पास पैसा उतना ही कम उन पे टैक्स लगाया जाता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये है कि जिसमें अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और गरीबों पे कम टैक्स लगाया जाता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है जिसमें कॉन्स्टेंट टैक्स लगाया जाता है, जिसकी इनकम ज्यादा हो चाहे उसकी इनकम कम हो, जो टैक्स है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है जी, इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स ले सकते हैं, इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, जिनकी इनकम कम है उनका टैक्स कम। इसका एग्जांपल हम जीएसटी ले सकते हैं, जैसे कि चाहे इनकम ज्यादा चाहे कम है, जीएसटी तो मुझे पे करना पड़ेगा। अगर मैं 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी खरीदने गई तो 1 रुपए का चिप्स, 1 रुपए मान लो उसमें जीएसटी है। ठीक है, चाहे अमीर बच्चा खरीदे चाहे गरीब बच्चा खरीदे, 1 रुपए जीएसटी तो अमीर को भी भरना पड़ेगा, गरीब को भी भरना पड़ेगा। तो वो तो भाई इनकम चाहे ज्यादा है चाहे इनकम कम है, जो टैक्स है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। वैल्यू एडेड टैक्स बेसिकली क्या है, जो इंपोज किया जाता है ना वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप छोड़ना चाहे आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है करना। सो वैल्यू एडेड टैक्स है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है। और स्पेसिफिक टैक्स की बात करूँ तो स्पेसिफिक टैक्स जो किस पे डिपेंड होता है, वो एक कॉमोडिटी के साइज, उसके वेट, उसके यूनिट्स पे जो है डिपेंड होता है, वो होता है आपका स्पेसिफिक टैक्स। अब बच्चे बोलेंगे मैम इसको थोड़ा डिटेल में कराइए, तो मैं जानबूझ के नहीं करा रही क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर योर एग्जाम। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली मेरे पे लगा है, जिसका बर्डन मैं किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकती। जो इनकम टैक्स है मेरे पे लगा है तो मुझे डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ेगा, वो है डायरेक्ट टैक्स। जो मैं अपनी इनकम का जो भी पोर्शन है टैक्स का, वो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती हूँ। समझ रहे हो, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती हूँ, इसका बर्डन मैं किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं करती। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि टैक्स मेरे पे लगा है, आज मैं जरूर गवर्नमेंट को पे कर रही हूं, लेकिन कल को मैं अपने कस्टमर से वसूल कर लूंगी। जैसे कि जीएसटी हो गया, दुकानदार है, मैं दुकानदार हूं, दुकानदार ने मेरे पे टैक्स लगाया, आज जरूर मैं टैक्स पे कर रही हूं, लेकिन कल को मैं अपने कस्टमर पे जो है कस्टमर से वसूल कर लूंगी। तो इसका जो बर्डन है वो मैं शिफ्ट कर सकती हूँ अपने से किसी और पे, यानी इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन पे, उसका बर्डन जो है शिफ्ट किया जा सकता है। वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली मेरे पे लगा है, इसका बर्डन मैं किसी और पे नहीं डाल सकती, मुझे ही सरकार को पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आज मैं जरूर पे कर रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कभी ना कभी अपने कस्टमर से वो पैसा वसूल कर लूंगी। ठीक है, जिसका बर्डन मैं किसी और पर्सन पे डाल सकती हूँ, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो गया, इसका एग्जाम्पल आपका जीएसटी वगैरह हो गया। अब ध्यान समझिए, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स हो गया, ये किसके अंदर आता है, प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर आता है। आपको पता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जिसकी इनकम ज्यादा उतना ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम टैक्स उतना ही कम। यही होता है इनकम टैक्स में, होता है ज्यादा पैसा कमा रही हो तो ज्यादा टैक्स पे करूंगी सरकार को, कम पैसा कमा रही हो तो कम टैक्स पे करूंगी। ये किसके अंदर आता है, प्रोग्रेसिव टैक्स के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स, किसके अंदर आता है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी वगैरह, वो रिग्रेसिव टैक्स के अंदर आता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब चाहे इनकम ज्यादा है चाहे इनकम कम है, आपको जो टैक्स है वो आपके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि जीएसटी है, ठीक है, मान लो अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, 100 के प्रोडक्ट में 5 रुपए अगर मान लो जीएसटी इसके अंदर इंक्लूडेड, अमीर बच्चा खरीदे या गरीब बच्चा खरीदे या कोई भी अमीर इंसान खरीदे चाहे गरीब इंसान खरीदे 100 रुपए का प्रोडक्ट, 5 रुपए जीएसटी तो उसको पे करना ही पड़ेगा। समझ में क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है,
चलिए तो ये रिग्रेसिव के अंदर आता है। चलिए अब आज ही फटाफट से आगे जो हमें बात करनी है बेटा, नॉन टैक्स रिसीट्स की बात करती हूँ। नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आता है फीस। फीस जैसे कि ये सरकार को पैसा मिल रहा है, ध्यान समझिए, अगर आप ध्यान से समझिए, रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है ऐसा पैसा जो डेली बेसिस पे सरकार ये पैसा कमाती है, जिसके अंदर टैक्स रिसीट्स में हमने बात कर ली तो डेली बेसिस पे सरकार ये पैसा कमाती है। और नॉन टैक्स रिसीट मतलब इसके अलावा और कैसे डेली बेसिस पे सरकार पैसा कमाती है, जैसे कि फीस वगैरह के, बर्थ फी, डेथ फी, रजिस्ट्रेशन फी, कोई कोर्ट की फी, कोई लैंड रजिस्ट्रेशन फी, ये डेली बेसिस पे सरकार कमाती है। नेक्स्ट फाइन्स वगैरह, ये तो आपको पता है, बहुत चलान चलून करते होगे तुम्हारे भी, है ना, कोई भी हेलमेट नहीं लगाया, स्पीड तेज कर दी तो वो नहीं होता, चलान नहीं कट जाता आपके पास, आजकल तो फोन पे ही आ जाता है कि आपका इतना चलान कट गया, है ना, तो चलान कट जाता है। तो ये सरकार के लिए क्या है, एक तरह से रिसीट से पैसा कमा रही है सरकार। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एस्टीट। एस्टीट का मतलब क्या होता है, कई बार कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका कोई लीगल हेयर नहीं होता। लीगल हेयर का मतलब है कोई वंशज नहीं है। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो ये एक घर है, ये एक प्रॉपर्टी, ये मेरी थी, ठीक है, और मैं आखिरी वंशज हूं, मेरा कोई खानदानी, कोई परिवार नहीं, मेरी प्रॉपर्टी और मैं इसके आखिरी वंशज हूं और मेरी मृत्यु होगी, मैं मर गई, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी तो लवारिस होगी, लवारिस नहीं, सरकार कहती है जिसका कोई नहीं वो मेरी, तो सरकार इस प्रॉपर्टी को हड़प लेगी, मतलब एक तरह से वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी। सरकार इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वसूल कर लेगी। तो यही होता है एस्टीट। एस्टीट मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल है, कोई वंशज नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, सरकार की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब है कि कई बार सरकार कुछ ऐसा काम करती है मेरे बच्चे, जिससे क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, समझाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो ये मेरा घर था, मेरे घर की वैल्यू 1 करोड़ थी, ठीक है। सरकार ने कुछ ऐसा काम किया, मान लो सरकार ने मेरे घर के बाहर एक पार्क बना दिया। पार्क बनाने से क्या हो गया, बहुत हलचल होने लगी, लोग आने लगे, बढ़िया मतलब माहौल हो गया। तो इस वजह से पार्क बनने की वजह से क्या हुआ, मेरे घर की वैल्यू जो है 1 करोड़ की जगह अब 3 करोड़ होगी, 2 करोड़ बढ़ गई वैल्यू। मेरे घर की वैल्यू 1 करोड़ थी, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा स्पेशल काम किया जिसकी वजह से मेरे घर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। तो सरकार कहती कि मेरे कुछ कदम उठाने की वजह से, मेरे कुछ काम करने की वजह से आपकी घर की वैल्यू बढ़ी है, और जितनी बढ़ी है आपकी घर की वैल्यू, उसका कुछ पोर्शन आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? सरकार कहती है कि देखो भाई, ये मान लो मेरा घर था, मेरे घर की वैल्यू तो 1 करोड़ पे, सरकार ने कुछ कदम उठाया है जिसकी वजह से मेरे घर की वैल्यू 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ होगी, 2 करोड़ इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो सरकार ये कहती है कि भाई मेरे कदम उठाने की वजह से आपके घर की वैल्यू बढ़ी है, तो जितनी बढ़ी है उसका कुछ प्रतिशत जो है मुझे सरकार को पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक सरकार की इनकम है ना। चल जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। बहुत सारे जैसे रेलवेज हो गए, इंडियन ऑयल, तो यहाँ से डेली बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो पैसा कमाती रहती है, ठीक है। ग्रांट, डोनेशन वगैरह, डोनेशंस के थ्रू, जैसे कोई भी अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, किसी भी, अगर आपने देखा मान लो देश में, हमारे भारत में फ्लड आए, तो आपने देखा होगा कभी जापान से या कहीं से भी पैसा आता रहता है। तो डोनेशंस के थ्रू भी डेली बेसिस पे जो है गवर्नमेंट के पास पैसा आता रहता है। चलिए जी, अब आगे चलिए मेरे बच्चे, ये हमने अच्छे से कर लिया था, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इससे बताइए, ये जो टैक्स रिसीट्स है, नॉन टैक्स रिसीट्स जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे कमा रही है, याद रखना, रेवेन्यू का मतलब एक ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट डेली बेसिस पे कमा रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, क्या गवर्नमेंट का कोई कर्जा बढ़ रहा है से, क्या कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है? लाइबिलिटी का मतलब कोई कर्जा बढ़ रहा है? नहीं, तो गवर्नमेंट का कोई भी कर्जा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, क्या गवर्नमेंट को कुछ एसेट बेचनी पड़ रही है, कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ गवर्नमेंट को बेचना पड़ रहा है? नहीं बेचना पड़ रहा है। तो ना ही गवर्नमेंट को इससे कोई एसेट अपनी रिडक्शन हो रही है। एसेट रिडक्शन का मतलब ना ही गवर्नमेंट को कोई एसेट बेचनी पड़ रही है, ना ही गवर्नमेंट के सिर पे कोई कर्जा बढ़ रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। कैपिटल का मतलब ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ तो रहा है, लेकिन वो कभी कभी, कैपिटल का मतलब याद रखना है यहाँ पे, गवर्नमेंट के पास पैसा आ तो रहा है, लेकिन वो कभी कभी पैसा आता है, डेली बेसिस पे गवर्नमेंट के पास इस फॉर्म से पैसा नहीं आता। जैसे बोरिंग्स गवर्नमेंट रोज नहीं करती, कभी कभी करती है, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तब गवर्नमेंट क्या करती है, बोरिंग्स करती है। तो ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है, लेकिन कभी कभी बेसिस पे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लॉसेस में चल जाती है, नुकसान में चल जाती है, तो गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी को बेच देती है, कोई एसेट बेच देती है, और उसके बदले में गवर्नमेंट क्या कमा लेती है, पैसा कमा लेती है। उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो क्या ये भी कभी कभी करती है, ऐसा तो नहीं हमेशा बेचती रहती है, हमेशा कमाती रहती नहीं, कभी कभी बेचती तो कभी कभी कमाती है। रिकवरी ऑफ लोन, मान लो किसी को लोन दिया, तो लोन हमेशा तो नहीं देती, कभी कभी जब जरूरत पड़ती है किसी को लोन दे दिया, अब वो लोन रिकवर हो गया तो पैसा आ गया गवर्नमेंट के पास, यानी रिसीट्स होगी। और कभी कभी वाला पैसा है तो क्या होगी आपके लिए, कैपिटल रिसीट। अब फटाफट से देखिए कैपिटल रिसीट्स के अंदर क्या होती है। अब
देखिए बोरोइंग्स कर रही हूँ, उधार ले रही हूँ तो लाइबिलिटी बढ़ रही है गवर्नमेंट की, बिल्कुल बढ़ रही है, तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ती है, कर्जा बढ़ता है, ठीक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट करी, डिसइन्वेस्टमेंट में मैंने क्या कोई एसेट बेची, उसके बदले में पैसा कमाया, तो एसेट बेची यानी रिडक्शन हो रही है एसेट, गवर्नमेंट की एसेट कम हो रही है क्योंकि बेच के पैसा कमा रही है, तो गवर्नमेंट के एसेट में भी क्या आ रहा है मेरे बच्चे, रिडक्शन आ रहा है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे जो अगला है वो आपका, अभी हमने रिसीट्स वाला पढ़ लिया, दो प्रकार की रिसीट्स थी, कैपिटल रिसीट्स, रिवेन्यू रिसीट्स हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ बजट एक्सपेंडिचर चलते हैं। बजट एक्सपेंडिचर दो प्रकार का, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है मेरे बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट का डेली बेसिस पे खर्चा होता ही रहता है, डेली बेसिस पे गवर्नमेंट के ये सारे खर्चे होते रहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब, कैपिटल का मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट कभी कभी करती है, ऐसे नहीं डेली बेसिस पे खर्चा करती है, ये खर्चा जो है गवर्नमेंट डेली बेसिस पे नहीं मतलब कभी कभी खर्चा करती है, और रिवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट के डेली बेसिस के खर्चे होते रहते हैं। तो रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर फटाफट से आते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट का डेली बेसिस पे होता रहता है, जैसे कि वेजेस वगैरह देना, ये तो आपको पता है डेली बेसिस पे चलती रहती है, वेजेस वगैरह देना, ये खर्चे, इंटरेस्ट देना, ठीक है, सब्सिडीज देना, ठीक है, डिफेंस गुड्स को परचेज कर रही है, कोई गन खरीद रही है, बारूद खरीद रही है, ये सारे खर्चे डेली बेसिस पे होते हैं। अब गवर्नमेंट नहीं कहेगी पैसा नहीं है तो ये नहीं खरीदूंगी, ठीक है, तो भाई देश को टेररिस्ट अटैक मतलब देश में आतंक फैल जाएगा, ये खर्चे जो गवर्नमेंट को करने ही पड़ते हैं, डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को ये खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास से पैसा जा रहा है इनमें, तो अब देखिए अब गवर्नमेंट इतना सारा पैसा खर्च रही है इन चीजों पे, वेजेस दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है वगैरह 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 वगैरह, क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट बढ़ रही है, कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही है? इतना खर्चा करने पर भी क्या गवर्नमेंट की कोई एसेट बढ़ रही है? नहीं, तो कोई भी गवर्नमेंट की एसेट नहीं बढ़ रही है। अब इतना खर्चा कर रही है, क्या गवर्नमेंट के सिर से कोई कर्जा कम हो रहा है? इतना खर्च कर रही है, दे रही है, पैसा दे रही है, दे रही है, दे रही है, तो गवर्नमेंट का कर्जा कम हो रहा है? कोई भी कर्जा भी कम नहीं हो रहा, तो ना ही कोई एसेट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो याद रखना रिवेन्यू के केस में ना ही एसेट पे इंपैक्ट पड़ता है ना ही लायबिलिटी। चलो जी, अब फटाफट से चलते हैं मेरे बच्चे, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरे बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट का है, कैपिटल का मतलब जो कभी कभी गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदी, ठीक है, कोई बिल्डिंग खरीदी, तो डेली बेसिस पे कोई जमीन कोई बिल्डिंग नहीं खरीदती ना, कभी कभी खरीदती है, कभी कभी खरीदती है तो कभी कभी खर्चा हो गया, ठीक है। मशीनें वगैरह खरीदना, अब डेली बेसिस पे तो गवर्नमेंट नहीं खरीदती, कभी कभी खरीदती है तो कभी कभी वाला खर्चा है। शेयर्स वगैरह कभी कभी खरीदती है तो कभी कभी वाला खर्चा है। लोन वगैरह रिपेमेंट करना, रिपेमेंट ऑफ लोन का मतलब देखिए सीधी सी बात है, अब लोन कभी कभी लेती है सरकार तो रिपेमेंट भी कभी कभी करेगी। जब हमने बात करी बोरोइंग्स, कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स बात करी, बोरोइंग्स कभी कभी लेती है तो कैपिटल रिसीट्स है। अब बोरोइंग्स करेगी तो उसको चुकाएगी तो सही, लोन को चुकाएगी तो सही, जब लोन कभी कभी लेती है तो चुकाएगी भी तो कभी कभी, तो ये भी कभी कभी वाला खर्चा है, ठीक है। अब फटाफट से देखिए अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटी के हिसाब से आपको बताना है। अब देखिए मशीनें खरीद रही है, लैंड खरीद रही है और खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट की एसेट बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। नेक्स्ट रिडक्शन इन लायबिलिटी, बिल्कुल लायबिलिटी भी तो कम हो रही है, लोन लिया था, बोरोइंग्स करी थी, कैपिटल रिसीट्स लिया था, अब उसको चुका रही है, रिपे कर रही है, ठीक है, कभी कभी वाला खर्चा, अब रिपेमेंट कर रही है, कभी कभी वाला खर्चा, कभी कभी वाला खर्चा, तो इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज भी क्या हो रही है मेरे बच्चे, कम हो रही है। अब फटाफट से जो अगला टॉपिक है वो बड़े ध्यान समझना, बजट डेफिसिट का टॉपिक है। देखो बजट का मतलब क्या है, बजट जो गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के रिसीट से रिलेटेड है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी आना, डेफिसिट मतलब कमी आना। कमी आने का मतलब यह है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा है और गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा कम है लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे बहुत है, उसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट की सिचुएशन। बजट डेफिसिट को हम तीन प्रकार में पढ़ने वाले, एक है रिवेन्यू डेफिसिट, एक है आपका फिस्कल डेफिसिट और एक है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान समझना, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट के, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है डेली बेसिस का, है ना, डेफिसिट मतलब कमी, डेफिसिट मतलब कमी, यानी गवर्नमेंट के डेली बेसिस के खर्चे बहुत ज्यादा है, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज रिवेन्यू रिसीट्स, यानी गवर्नमेंट, इट इज अ सिचुएशन व्हेन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रिवेन्यू रिसीट्स, यानी गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डेली बेसिस के खर्चे ज्यादा है और डेली बेसिस पे आमदनी कम हो रही है, तो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला अगर आप देख ली, ये देख ली, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवेन्यू रिसीट, तो फॉर्मूला देख लीजिए रिवेन्यू डेफिसिट का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस का रिवेन्यू रिसीट, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है सरकार का डेली बेसिस का खर्चा ज्यादा है, डेफिसिट का मतलब तो कमी, खर्चा ज्यादा है और आमदनी डेली बेसिस पे क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। जैसे कि आगे चलते हैं फटाफट से एक बार इसकी इंप्लीकेशन, डेली बेसिस के खर्चे वैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बात ही करी थी डेली बेसिस के खर्चे जो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आइए, कहाँ गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर,
जैसे कि वेजेस देना, इंटरेस्ट देना, डिफेंस गुड, ये डेली बेसिस के खर्चे बहुत ज्यादा है और डेली बेसिस की जो रिसीट्स की फॉर्म में जो पैसा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी इंप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है। इट इंडिकेट्स दैट, एक बार फॉर्मूला देख लो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवेन्यू रिसीट, यही होती है ना सिचुएशन, यही होती है ना रिवेन्यू डेफिसिट। अब फटाफट से इसकी इंप्लीकेशन देखिए क्या इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स द इनकैपेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंसेस। देखो भाई ये क्या शो करे कि गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने डेली बेसिस के खर्चे उठा सके, क्योंकि यही सिचुएशन है कि खर्चा गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो अपने डेली बेसिस के खर्चों को उठा सके। ठीक है जी। इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। डिस सेविंग्स का मतलब क्या था, सेविंग्स मतलब क्या था, गवर्नमेंट पैसा बचा रही। डिस सेविंग्स का मतलब गवर्नमेंट पैसा बचा नहीं रही, गवर्नमेंट पैसा खर्च रही। तो यहाँ पे यही तो है कि गवर्नमेंट जितनी तो आमदनी नहीं है उतना गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने खर्चे कर रही है ना, तो बहुत ज्यादा डिस सेविंग्स कर रही है। ठीक है, ये वार्निंग सिग्नल है हमारे देश की सरकार के लिए। ठीक है, या तो वो अपने खर्चों को कम करे या अपनी रिसीट्स को बढ़ाए, या तो वो अपने खर्चे कम करे या अपनी रिसीट्स को क्या करे, बढ़ाए। ये वार्निंग सिग्नल है हमारे देश की सरकार के लिए। अब बात ही किया जाता है क्या किया जाए, गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये रिवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके या सॉल्व किया जा सके, इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया जा सके। तो क्या करे, या तो गवर्नमेंट बोरिंग्स कर ले, बोरिंग्स करेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो रिसीट्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, या गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर ले, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, कोई एसेट बेच दे, एसेट बेचेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो रिसीट्स बढ़ जाएंगी। या अपने वेस्टफुल खर्चे, जो बिना बात के जो खर्चे हैं, वेस्ट खर्चे हैं, उसको क्या करे, कम करे, यानी उसके एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। इंप्रूव करे रिसीट्स को अपने बढ़ाए, चाहे किसी भी फॉर्म में बढ़ाए, टैक्स की फॉर्म में या नॉन टैक्स की फॉर्म में, अपनी रिसीट्स को बढ़ाए। रिसीट्स बढ़ेंगे तो रिवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट के बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिसीट्स बढ़ जाएगी तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। एम आई क्लियर? होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए। ठीक है, जितना होना बेसिकली मतलब अगर मैं बात करूं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाली सिचुएशन है ना। अब क्या किया जाए, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फटाफट से देखिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल का मतलब क्या होता है, फिस्कल का मतलब बेसिकली गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रिसीट्स रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिसीट्स रिलेटेड होता है। फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग्स, जो हमारे देश की सरकार बोरो करती है, उधार लेती है पैसा, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर दोनों प्रकार के, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है इसके अंदर, टोटल रिसीट्स के अंदर भी सारे आते हैं, दोनों रिसीट्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, रिवेन्यू रिसीट्स भी आती है और कैपिटल रिसीट्स भी आती है। लेकिन कैपिटल रिसीट्स आपको याद है कौन कौन सी होती थी, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट कभी कभी कमाती है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट में, बोरोइंग्स में, है ना, जो कभी कभी वाला पैसा है, उसमें बोरोइंग्स यहाँ पे क्या है, दोनों ही रिवेन्यू रिसीट्स में आएगी, कैपिटल रिसीट्स में आएगी, लेकिन कैपिटल रिसीट्स में अदर देन बोरोइंग्स है, यानी बोरोइंग्स नहीं आएगी। तो आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा, बोरोइंग्स का ही बचेगा। ठीक है, हमें पता ना एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू रिसीट्स होनी चाहिए, तो आंसर इसका क्या बचेगा, कुल मिला के लास्ट में बचेगा आंसर किसका, बोरोइंग्स का बचेगा। तो ध्यान से समझना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है, बोरोइंग्स होता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब बात ये करी जाती है हमारे देश की सरकार कहाँ कहाँ से पैसा उधार लेती है। तो भाई अब देश के बहुत खर्चे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, देश में ग्रोथ लानी है, डेवलपमेंट लानी है ना, बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। तो कई बार सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बोरो करती है, तो आरबीआई से बोरो करती है, बाहर की कंट्री से बोरो करती है, और आम जनता से भी वो क्या करती है, बोरिंग्स करती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब फटाफट से बात करते हैं इसके इंप्लीकेशंस की। तो भाई अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे देश पे, यानी जो इतनी ज्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर रही है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब हमें पता है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बोरो करती है, एक आरबीआई से करती है, एक कहां से करती है, जल्दी से बताइए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर से करती है, बाहर की कंट्री से करती है। और तीसरा क्या करती है, आरबीआई तीसरा क्या करती है, आम जनता से बोरिंग्स करती है, यानी पब्लिक से करती है, आम जनता से बोरिंग्स करती है। अब इसके इंप्लीकेशंस की बात करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए जी, सबसे पहला बोल रहे हैं कि देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देश में आती है। कैसे आती है, तो फटाफट से अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे ध्यान समझना। देखो भाई, सबसे पहला केस यहां से उठाते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा आरबीआई से बोरो किया, बहुत ज्यादा आरबीआई से बोरो किया, आरबीआई से पैसा ली जा रही तो कहां लगाएगी, देश पे लगाएगी। देश पे लगाएगी यानी देश में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। देश में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो देश में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही बात करें, अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आरबीआई से बोरो करेगी, बहुत ज्यादा पैसा लेगी तो देश पे लगाएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वही हम बात करें। मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा और देश में इन्फ्लेशन की
प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट है माउंटिंग डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्या प्रॉब्लम आती है? डेट, माउंटिंग डेट फॉर फ्यूचर जनरेशन का मतलब है हमारा देश कई बार कर्जों के जाल में कहते हैं फंस जाता है, कर्जे में फंस जाता है इतना ज्यादा, क्योंकि कई बार क्या करती है, अब सेकंड वाला पॉइंट लेते हैं यहाँ से, हम सेकंड वाला पॉइंट आपका यहाँ से रिलेटेड है। कई बार क्या करती है सरकार बाहर की कंट्री से पैसा उधार लेती है। अब पैसा उधार ले लिया, अब पैसा चुकाने का मतलब पैसा उधार ले लिया, मान लो मैंने किसी भी कंट्री से पैसा उधार ले लिया, ठीक है, अब सरकार के पास पैसा ही नहीं है कि उसको लोन को चुका, अब पैसा लिया है तो ब्याज के साथ उस लोन को चुकाना पड़ेगा। लोन लिया, बोरिंग्स करी तो ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा ना, देखो सीधी सी बात, चुकाना पड़ेगा। सरकार ने बोरो तो कर लिया पैसा, बाहर की कंट्री से उधार तो ले लिया, अब इतना पैसा नहीं है कि उसको चुका सके, तो कई बार क्या करते हैं सरकार अब किसी दूसरी कंट्री से पैसा लेगी, दूसरी कंट्री से पैसा लेके इसका ब्याज के साथ इसका पैसा तो चुका देगी। अब दूसरी कंट्री से उधार ले लिया, अब दूसरी कंट्री से उधार ले लिया तो उसको भी चुकाना पड़ेगा। अब फिर पैसा नहीं सरकार के पास तो वो तीसरी कंट्री से उधार लेती है, तीसरी कंट्री से लेने के बाद वो पैसा जो भी इंटरेस्ट के साथ इसका पैसा तो चुका दिया, अब तीसरी कंट्री से उधार ले लिया, अब तीसरी कंट्री से उधार ले लिया, सरकार के पास फिर भी पैसा नहीं है, चौथी कंट्री, तो ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और कब तक चलती रहेगी? तो इस चक्कर में जो हमारे देश है वो किस में फंस जाता है? कर्जे में फंस जाता है। और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाते हैं? एक कर्जा छोड़ के जाते हैं, समझ रहे? तो वही बात कर रहे हैं कि कई बार हम इतना ज्यादा सरकार बाहर की कंट्री से उधार ले लेती है कि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि उस उधारी को चुका सके। उस उधारी को चुकाने के लिए किसी और देश से उधार लेती है, वो उधार तो चुका देती है लेकिन दूसरा बोझ सिर पे ढो लेती है, मतलब दूसरा उधार ले लेती है, दूसरा कर्जा उठा लेती है। अब उस कर्जे को उतारने के लिए कहीं और से फिर कर्जा ले लेती है, तो सरकार जो है एक तरह से, हमारे देश जो है एक तरह से डेट में फंस जाता है, कर्जे में फंस जाता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, क्या बात करें? हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ का मतलब यहाँ तीसरे से, कई बार जो है हाई फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरिंग, हाई बोरोइंग्स लीड्स टू लो जीडीपी ग्रोथ। इसका मतलब समझाती हूँ। कई बार क्या होता है सरकार मतलब आम जनता से बहुत ज्यादा बोरिंग्स कर लेती है, तीसरा वाला यहाँ से, कई बार वो आम जनता से बहुत बोरो कर लेती है, पब्लिक से बहुत ज्यादा बोरिंग्स कर लेती है। अब आम जनता से पैसा उठा रही तो आम जनता के पास पैसा कम, आम जनता से मैं पैसा ले रही हूँ तो आम जनता के पास पैसा कम, यानी देश में मनी की सप्लाई कम, देश में लोगों के पास पैसा कम तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम, लोगों की खरीदने की क्षमता कम तो लोगों की डिमांड कम, डिमांड कम तो हर एक डिमांड कम तो क्या होगा? देखो अगर डिमांड कम, लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे, देखो सीधी सी बात है, आम जनता से पैसा ले लिया, आम जनता से पैसा ले ली तो आम जनता के पास पैसा कम, आम जनता के पास पैसा कम, यानी देश में मनी की सप्लाई कम, मनी की सप्लाई कम मतलब लोगों की परचेसिंग पावर कम, परचेसिंग पावर कम मतलब लोगों की डिमांड कम, डिमांड कम, अब कोई लोग डिमांड ही नहीं कर रहा तो देश में प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम, देश में प्रोडक्शन कम मतलब देश का जीडीपी कम, जीडीपी कम मतलब देश क्या करेगा? कम ग्रो करेगा, हमारे देश की ग्रोथ एक तरह से रुक जाएगी, लो जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी हमारे देश में। तो वही है कि कई बार इतना ज्यादा बोरो कर लेती आम जनता से कि उनके पास पैसा ही नहीं होता है, पैसा नहीं होता, उनकी खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम, उनकी डिमांड कम, डिमांड कम तो देश में प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो देश में क्या होगा? जीडीपी कम और देश में ग्रोथ भी कम। नेक्स्ट है मेरे बच्चे क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, अब यहाँ पे ध्यान समझिए, हमारे देश में एक मनी मार्केट होती है, अगर मैं इसको एक बना देती हूँ, हमारे देश में एक मनी मार्केट होती है जहां से हम क्या कर सकते हैं? पैसा उधार ले सकते हैं, ठीक है, एक मनी मार्केट होती है। तो कई बार क्या होता है सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो सरकार क्या कर लेती है? मनी मार्केट से उधार ले लेती है। लेट्स से मनी मार्केट का जो बजट है वो 10 करोड़ तक जो है बोरोइंग्स दे सकती है, 10 करोड़ तक का लोन दे सकती है। ये एक मनी मार्केट है जो कितना तक उधार दे सकती है? मान लो 10 करोड़ तक का उधार दे सकती है, ठीक है। सरकार ने क्या कर लिया? मान लो 6 करोड़ का उधार ले लिया, चलो 8 करोड़ का उधार ले लिया मनी मार्केट से, किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने ले लिया। अब इनके पास कितना पैसा बचा? मनी मार्केट के पास सिर्फ 2 करोड़ बचे, क्योंकि सरकार को तो कौन नहीं मना करेगा, गवर्नमेंट ने पैसा मांगा है तो कौन मना करेगा? गवर्नमेंट के साथ कौन क्या कर लूंगी है? तो सरकार ने 8 करोड़ पे मांगा, इसने दे दी इसको 8 करोड़ पे। अब इनके पास कितना बचा? सिर्फ 2 करोड़ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को देने के लिए, प्राइवेट बिजनेसमैन को देने के लिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को देने के लिए कितना पैसा बचा? सिर्फ 2 करोड़, ठीक है। मान लो एक मैं हूं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, मेरी एक फैक्ट्री है, मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, मान लो मुझे इससे पैसे की जरूरत थी 5 करोड़ पे, ठीक है, 5 करोड़ पे जरूरत थी। अब ये मनी मार्केट वाले कहते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं, अब ये बोलेंगे पैसा नहीं है, तो वो उसने एकदम से इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो अब इनके पास पैसा कम है देने के लिए, इस चक्कर में वो क्या करते हैं? इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास देने के लिए, सिर्फ 2 करोड़ है देने के लिए और मैंने मांग लिए 5 करोड़। अब वो ये तो नहीं बोल सकते मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस सिचुएशन में वो क्या कहते हैं? इस सिचुएशन में वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते कि मैं सोचती हूँ भाई मैं इतना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, अब मैं लोन नहीं लूंगी, इस चक्कर में अब क्या करूंगी? मैं लोन कम लूंगी, बहुत कम लोन लूंगी, तो इससे क्या होगा? मैं अब इन्वेस्टमेंट कम करूंगी अपने बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब है देश में प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और देश में प्रोडक्शन कम होने का मतलब है हमारा देश जो है किसमें फंस जाएगा?
हमारा देश जो है जीडीपी जो है हमारे देश का कम हो जाएगा। एक तरह से अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है, एक वर्ड देख लीजिए, हमारा देश कहाँ फंसता है, एक वर्ड होता है द इकोनॉमी स्लिप इनटू अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। हमारा देश गिर जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, यानी देश का जीडीपी गिर जाएगा, देश में ग्रोथ जो है वो क्या होगी, कम होगी। यही हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझ लीजिए। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ, गवर्नमेंट ने इतना पैसा ले लिया, इसकी वजह से अब इनके पास पैसा कम है और मैंने ज्यादा पैसा इनसे मांग लिया तो वो दे नहीं सकते, इन्होंने इस चक्कर में ब्याज बढ़ा दिया। ब्याज बढ़ाने के चक्कर में कम लोन लूंगी, सीधी सी बात है, कम लोन, पैसा मेरे पास कम है तो मैं कम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, कम बिजनेस में लगा रही हूँ, मतलब मैं मशीन, रॉ मटेरियल वगैरह कम खरीद पाऊंगी तो देश में प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, देश का जीडीपी कम होने का मतलब हमारी इकोनॉमी जो है एक स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे बच्चे इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। अगर हमारे देश की सरकार इतना ज्यादा बाहर की कंट्री से उधार ले लेगी, इतना ज्यादा हर जगह से उधार लेगी, तो गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब बाहर के लोग ये समझेंगे, बाहर के जो इन्वेस्टर्स है जो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो ही समझेंगे क्या ये सरकार है बारी बारी हर जगह से मुंह मारती रहती है, मतलब मांगती रहती है, पैसा दे दो, कभी आरबीआई से मांगेगी, कभी बाहर की कंट्री से मांगेगी। उनको भी डर लगेगा अब हमारे देश में इन्वेस्ट करने में, इस चक्कर में वो अब हमारे देश में पैसा कम इन्वेस्ट करेंगे। और जिन्होंने इन्वेस्ट करके उनको डर लगेगा भाई निकाल ले, इनके पास खुद का ले तो उनके खुद के खर्चे के लिए तो पैसा नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि अगर बाहर के जो लोग हैं, बाहर की कंट्रीज के लोग हैं, मान लो उन्होंने हमारे देश में पैसा लगा रखा है, उनको डर लगेगा कि भाई अपने खर्चे उठाने के लिए तो इस देश के पास पैसे नहीं है, इस चक्कर में वो दूसरी जगह मुंह मारते रहते, दूसरी जगह पैसा मांगते रहते, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, इस चक्कर में वो विड्रॉ करना शुरू कर जाते हैं, पैसा अपना निकालना शुरू कर देते। यही है मेरे बच्चे, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम होगी। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम खत्म होने का मतलब है कि अगर इतना ज्यादा गवर्नमेंट पैसा उधार ले लेगी हर जगह से, तो जब जरूरत का समय आएगा ना, तब कोई भी नहीं देगा। आप खुद सोचिए, आप भी देखते हैं, अगर एक दोस्त आपसे बारी पैसा मांग रहे, कभी उसको जरूरत होगी, आप क्या होगी, ये तो सारा दिन मांगते रहता है, आप उसको दोगे नहीं। सेम अगर एक देश बारी बारी कहीं ना कहीं से बोरिंग्स करेगा, इतना ज्यादा बोरो कर लेगा, बारी बारी करेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई इसको उधार देगा ही नहीं। और जो इन्होंने, और बाहर के लोग अब डरेंगे इस देश में पैसा लगाने में कि भाई ये हमें क्या रिटर्न देंगे, अपने देश के खुद के खर्चे तो चला नहीं पा रही। और जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उनको तो डर लगेगा भाई निकाल यहाँ से पैसा, चल निकाल यहाँ से पैसा, भाई कोई पता नहीं है हमारा पैसा नहीं डूब जाए, तो उनको डर लगे, तो देश की क्रेडिबिलिटी भी जो है कम हो जाएगी। तो इतना ज्यादा अगर उधार लेगी देश। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है हमारे देश की सरकार ने बोरोइंग्स करी, हमारे देश की सरकार ने क्या करी है, बोरोइंग्स करी। मान लो देश की सरकार ने 10 लाख रुपए बोरो किया, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है कि पिछले साल भी कुछ बोरो किया होगा, आज हमने 10 लाख रुपए बोरो किया, पिछले साल भी कुछ बोरो किया होगा, अब बोरो किया तो अगले साल ब्याज तो चुकाना पड़ेगा सरकार को। मान लो 2 लाख का ब्याज चुका रही है सरकार, 2 लाख का ब्याज चुका रही है, तो 8 लाख क्या है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है जो आज देश की सरकार पैसा उधार ले रही है, ठीक है, चाहे कहीं से भी ले रही है, पैसा उधार ले रही है, पिछले साल भी कुछ उधारा लिया होगा, पिछले साल का उधारा का आज इंटरेस्ट चुकाने के बाद जो पैसा आता है वो क्या होता है मेरे बच्चे, प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो प्राइमरी डेफिसिट, हाई प्राइमरी डेफिसिट एक वार्निंग है, बहुत वार्निंग है देश के लिए कि क्या है देश के लिए, एज दिस सिचुएशन शोज दैट द गवर्नमेंट आर डूइंग अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल इनडिसिप्लिन। ये देश की सरकार के लिए वार्निंग है, क्योंकि यही शो कर रही है बहुत ज्यादा पैसा उधार ले रही है। देखो आज उधारा लिया, पिछले साल भी उधारा लिया था, पिछले साल का ब्याज आज चुका रही है, आज भी उधारा लिया हुआ है, ये 8 लाख रुपए जो देश की सरकार देश में लगाने के लिए 8 लाख रुपए अब उसके पास बचे। तो एक वार्निंग है गवर्नमेंट के लिए कि भाई इतने खर्चे मत करो, अपने रिसीट्स को बढ़ाओ, इतने खर्चे देश के लिए अच्छे नहीं है ना। तो एक वार्निंग है गवर्नमेंट के लिए। दूसरा, जीरो प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि आज गवर्नमेंट ने मान लो 10 लाख रुपए उधारा लिया, किसी भी कंट्री से लिया, ठीक है, पिछले साल भी उधारा लिया तो उसका इंटरेस्ट चुका रही है, मान लो लेट्स से इसका इंटरेस्ट चुका रही है 10 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट भी मान लो 10 लाख रुपए चुका रही है, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है, जीरो। सो जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि जो भी आज देश की सरकार ने पैसा उधारा लिया वो किस लिए लिया, सिर्फ पिछले साल के जो उधारा था उसका ब्याज चुकाने के लिए देश की सरकार ने क्या लिया, उधारा लिया। तो यही है कि आज जो उधारा लिया, क्यों उधारा लिए, पिछले साल का जो उधारा लिया था उसका ब्याज चुकाने के लिए ही उसने क्या किया, उधारा लिए। सो जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है, उसको देख लेना, ठीक है। सो जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करती है कि जो गवर्नमेंट आज बोरोइंग्स कर रही है वो किस लिए बोरो कर रही है, सिर्फ पास्ट ईयर के इंटरेस्ट को पे करने के लिए जो है वो क्या कर रही है, उधारा ले रही है।
ठीक है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, जो अगला टॉपिक है वो ये आपका बैलेंस बजट क्या होता है और अनबैलेंस बजट क्या होता है। ध्यान समझिएगा, बैलेंस बजट नाम से मतलब बैलेंस का मतलब होता है इक्वल। बजट क्या है, जो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रिसीट से रिलेटेड है। बैलेंस बजट का मतलब है कि गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रिसीट्स क्या है, इक्वल है। उसको मैं क्या कह देती हूँ मेरे बच्चे, बैलेंस बजट बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, बैलेंस बजट। अब बैलेंस बजट के कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है, तो फटाफट से देखिए। अब बैलेंस बजट का मतलब है जितना पैसा है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उतना ही खर्च रही। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वेस्टफुल खर्चा नहीं करी, जितना पैसा उतना ही खर्च रही, तो बहुत अच्छी बात है। देश में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी का मतलब ना ही देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आएगी, ना ही देश में डिफ्लेशन, मतलब देश में स्थिरता है, जितना पैसा उतना ही खर्च रही है, तो एक तरह से देश में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है फिस्कल डिसिप्लिन की सिचुएशन आएगी। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब ही क्या होता है कि जितना खर्चा है गवर्नमेंट, जितना पैसा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही करती है, तो देश में एक फिस्कल डिसिप्लिन की सिचुएशन आएगी, तो बढ़िया बात है। डीमेरिट क्या है, ये सिचुएशन कहां पे अच्छी नहीं है, जब देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि देश में बेरोजगारी है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को खर्चना चाहिए। रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल ये बनाए ताकि लोगों को बस काम आए, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। तो वही बात करें, अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को खर्चे अपने ज्यादा करने चाहिए। नेक्स्ट, अगर मान लो हमारी इकोनॉमी बहुत लेस डेवलप कंट्री है, नॉट गुड फॉर लेस डेवलप कंट्री का मतलब अगर देश बहुत ज्यादा लेस डेवलप्ड है तो उस देश को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि मैं खर्चा नहीं करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। चाहे सरकार कहीं से भी उधार ले, देश में डेवलपमेंट करने के लिए, देश में तरक्की लाने के लिए सरकार को खर्चे करने चाहिए। तो ये सिचुएशन वहां अच्छी नहीं है। अगर देश में लेस डेवलप कंट्री है उस सिचुएशन में अच्छी नहीं, क्योंकि वहां पे सरकार को अपने खर्चों को बढ़ाना चाहिए। रोड बनाए, रेलवे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को बनानी चाहिए ताकि वो कंट्री भी क्या करे, धीरे धीरे डेवलप करें। नेक्स्ट है मेरे बच्चे अनबैलेंस बजट। देखो बैलेंस बजट हमने बात कर ली। बैलेंस बजट का मतलब क्या, जब बैलेंस बजट का मतलब क्या, अरे कहां गया भाई, रुक जाओ, कोई बात नहीं, चलिए जी। बैलेंस बजट का मतलब क्या है, जितना गवर्नमेंट के पास पैसा है गवर्नमेंट उतना खर्चे, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़िए। अब अनबैलेंस बजट का मतलब है कि अनबैलेंस बजट का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस का मतलब है जितना पैसा है उतना नहीं खर्च रही। मतलब दो सिचुएशन हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं अनबैलेंस बजट में मेरे बच्चे दो सिचुएशन हो सकती है, एक होती है बजट सरप्लस और एक हो सकती है बजट डेफिसिट। बजट सरप्लस, बजट का मतलब क्या, जो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रिसीट से रिलेटेड है। सरप्लस का मतलब फायदा, यानी ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा और गवर्नमेंट खर्च कम रही, पैसा ज्यादा है और खर्च कम रही, उसको हम कहते हैं बजट सरप्लस। इसके फायदे और इसके डीमेरिट्स फटाफट से देख लीजिए। अब फायदे क्या है, इसके नुकसान देख लीजिए फटाफट से। मेरिट्स की बात करते हैं। अब गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट वेस्टफुल खर्चा नहीं करे। और ये कहां पे अच्छी सिचुएशन है, अगर देश में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं, लोगों का पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऑलरेडी लोगों को पैसा ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्यों खर्चे उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम ही कर रही है, पैसा ज्यादा गवर्नमेंट खर्चे कम कर रही है, तो अच्छी बात है। अगर देश में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट उस सिचुएशन में अगर खर्चा कम कर रही है तो अच्छी बात है। अगर ज्यादा खर्चे कर देगी तो और लोगों के पास पैसा आएगा और महंगाई बढ़ेगी, कोई फायदा उस चीज का। तो गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या कर रही है, अपने खर्चे कम कर रही है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट है कहां पे अच्छी नहीं है सिचुएशन, तो अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, बेरोजगारी, तो गवर्नमेंट को अपने खर्चों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो खर्चे कम कर रही है गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा है, खर्चे कम कर रही है गवर्नमेंट, तो ये सिचुएशन में अच्छा नहीं। अगर देश में डिफ्लेशन है, मंदी है, मंदी का मतलब हर एक चीज के दाम गिर रहे, क्यों गिरे, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकार को देना चाहिए ना, पैसा खर्चे करने चाहिए ताकि लोगों के पास पैसा है। तो इस सिचुएशन में अच्छी नहीं है। नॉट गुड फॉर लेस डेवलप कंट्री, अगर देश बहुत कम डेवलप्ड है तो भाई उस देश को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चे करने चाहिए, तो यहाँ पे अच्छी नहीं है। अगर देश बहुत ज्यादा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस चुके हैं, इससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। कैसे फंस जाएगी, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट खर्चे कम करे तो मतलब लोगों के पास पैसा कम तो मनी की सप्लाई कम, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम मतलब लोगों की डिमांड कम, अगर डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन कम तो जीडीपी कम मतलब लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी, यानी एक तरह से इकोनॉमी गिर जाएगी। तो इससे ये भी प्रॉब्लम आती है कि इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है, यानी देश का जीडीपी गिर जाता है, देश में ग्रोथ नहीं हो पाती और हमारा देश एक तरह से गिर जाता है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट का मतलब है बजट जो गवर्नमेंट के खर्चे और रिसीट से रिलेटेड है। डेफिसिट का मतलब क्या है, डेफिसिट मतलब कमी होने का मतलब कि गवर्नमेंट अपने खर्चे ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम है सरकार के पास, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा कर रही है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं कि इसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या।
सबसे पहला, अगर देश में डिफ्लेशन है, मंदी है, मंदी मतलब हर चीज के दाम गिर गए, क्योंकि डिमांड नहीं, क्यों डिमांड नहीं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इनकम नहीं, और गवर्नमेंट उस सिचुएशन में अगर अपने खर्चे बढ़ा रही है, अपने खर्चे ज्यादा करी तो अच्छी बात है भाई, खर्चे करेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा होगा तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम जो है, लोगों के पास पैसा आएगा, सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो हर एक चीज का दाम बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, डिफ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी, देश में स्टेबिलिटी आ जाएगी, सीधी सी बात है। अगर देश में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है और ये वाली सिचुएशन कर रही है, गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा रही है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर लेस डेवलप कंट्री है, बहुत कम डेवलप्ड है, और उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा देश की गवर्नमेंट खर्चा करेगी उतना ज्यादा देश क्या होगा, डेवलप होगा। अगर देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट खर्चे करी तो अच्छी बात है, इससे लोगों को काम मिलेगा, देश में पैसा आएगा, गरीबी कम होगी तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। ठीक है, इसका डीमेरिट क्या है, यहां से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वेस्टफुल खर्चा करती है, कि पैसा नहीं है इतना जितना खर्च रही है, तो बहुत ज्यादा वेस्टफुल खर्चा करी। अगर देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे ज्यादा कर रही है तो अच्छी बात नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या है कि लोगों के पास, इन्फ्लेशन मतलब हर एक चीज की महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा करने का मतलब है, देखिए इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने का मतलब हर चीज की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, क्यों बढ़ रही है महंगाई, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड क्यों ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा ज्यादा है, गवर्नमेंट इतना ज्यादा खर्चेगी तो लोगों के पास और ज्यादा पैसा आएगा, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है और देश की सरकार बहुत खर्चा करे तो अच्छी बात नहीं। डिफ्लेशन के केस में खर्चा करे अच्छी बात है, लेकिन इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा और उस सिचुएशन में खर्चा करे तो अच्छी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं पब्लिक गुड्स क्या होता है, ये आ जाता है कि भाई पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज गुड्स आर नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस का मतलब है आप उस पर फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक गुड्स मतलब सरकारी गुड्स। अगर आप पार्क में गए हो, वहां पे मान लो एक बेंच है ना, बेंच है, तो उसमें लड़ाई नहीं करेगी मेरा बेंच है या उसका, ये सरकारी है, हर किसी का इक्वल राइट है उस पर, कोई उस पर झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी उस पर फाइट नहीं करेगा कि मेरा है या उसका। दीज गुड्स आर नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 1%। जरूरी जो पार्क में वो बेंच है, जो सरकारी बेंच है, वो सिर्फ 1% से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब ये नहीं कि वो मेरे नाम, मैं बैठा हूं सबसे पहले तो वो मेरा ही हो गया, नहीं वो नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, वो सबका उस पर इक्वल हक है। सरकारी चीज है, सरकारी चीज पे हर किसी का इक्वल हक है। जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, आप उस पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, वो सबका इक्वल हक है। और आप नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 1%, मतलब वो जो स्ट्रीट लाइट है वो सबको, मतलब ऐसा नहीं कि वो बोले कि ये तो मेरी है या उसकी है, वो सरकारी है। जो चीज सरकारी है आप उस पर ना कोई झगड़ा कर सकते हो, ना ही वो किसी एक पर्सन का है, वो सबका है। ठीक है, सीधी बात, एग्जांपल मैंने जस्ट दे दिया आपको। चलिए जी बेटा, सो बेटा मैंने आपको एक क्विक रिवीजन कराने की कोशिश करी है। आई होप आपको एक क्विक रिवीजन होगी चैप्टर की, और चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अभी हम डिटेल वीडियोस भी लेके आएंगे, सो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए कि डिटेल वीडियो भी मैं लेके आऊंगी। पेपर में आपको कैसे लिखना है सब कुछ उसमें बताऊंगी। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।